अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर्स एंड स्केलर्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को R2 प्लेन भी कहते हैं और इसको XY प्लेन भी कहते हैं। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, या R2 प्लेन या XY प्लेन हमारे पास क्या है। हमने जब वेक्टर्स डिस्कस किए थे तो हमने दो टाइप्स के वेक्टर्स कहा था कि हमारे पास दो टाइप्स के वेक्टर्स हैं। एक हमारे पास जियोमेट्रिक वेक्टर्स और एक हमारे पास अलजेब्राइक वेक्टर्स। तो जियोमेट्रिक वेक्टर्स हमने कहा था कि अगर हम डायरेक्टली कोई वेक्टर जैसे ड्रॉ करते हैं, लेट्स से हमारे पास ये कोई भी एक फोर्स है 10 न्यूटन की, लेट्स से हमने इसे ड्रॉ की तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक वेक्टर है। लेकिन जब अगर अलजेब्राइक वेक्टर की बात करेंगे तो वो हमारे पास एक प्लेन में ड्रॉ होगा। अब वो प्लेन क्या है, वो एक्चुअली हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसको हम प्लेन कहते हैं, XY प्लेन या R2 प्लेन भी और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी। तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं कि ये x एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं कि ये y एक्सिस है। और यहाँ पर हम हमारे वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं और उनकी जो हमारे पास लेंथ होती है, जो भी उनकी डायरेक्शन होती है, उस तरीके से हम उनको ड्रॉ करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक फोर्स है। अब ये सेम फोर्स अगर 10 न्यूटन में यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक वेक्टर है। अब इसको मैं अलजेब्राइक वेक्टर बनाकर XY प्लेन में अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो वो 10 न्यूटन कैसे ड्रॉ करूँगा। इसको मैं 10 न्यूटन जो भी इसकी लेंथ है, अभी यहाँ पर तो मैंने ऐसी ड्रॉ कर दिया है, इसकी लेंथ मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको लेट्स से इसकी जो भी लेंथ है 10 न्यूटन वो मैं ड्रॉ करता हूँ और ये हमारे पास वेक्टर ड्रॉ किया XY प्लेन में। तो ये अलजेब्राइक वेक्टर है। अब यहाँ पर ये वेक्टर कैसे ड्रॉ होते हैं, इनका मेथड क्या है, XY प्लेन में ड्रॉ कैसे होते हैं, उनके हमारे पास कुछ कैसे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हमारे पास स्टेप्स हैं। तो 4 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके हम कोई भी वेक्टर जो है XY प्लेन में ड्रॉ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो X और Y एक्सिस जहाँ पर ये मीट करते हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको कहते हैं कि ये ओरिजिन है और इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर ओरिजिन से राइट की तरफ हमारे पास जो भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एक्सिस के लिए भी, और यहाँ पर जो ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ वैल्यूज हैं वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इसलिए इसको हम यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस भी बोलते हैं। इसी तरह y एक्सिस भी, अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन की जो x एक्सिस है इससे अबव जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस है इसके जो नीचे वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, इसलिए इसको नेगेटिव y एक्सिस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज होंगी, जो भी लेट्स से एक्स वाई वैल्यूज होंगी हमारे पास, कोई भी यहाँ पर लेट्स से ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास दोनों एक्स भी उनका पॉजिटिव होगा और उनका वाई भी पॉजिटिव होगा। तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वैल्यूज होंगी। इसी तरह यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है लेकिन वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो वो वैल्यूज जो है वो नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वैल्यूज होंगी। इसी तरह यहाँ पर जो ये वैल्यूज होंगी नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई वैल्यूज होंगी। और यहाँ पर
ये जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पर ये जो भी ये पूरा जो रीजन है यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई। इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई वैल्यूज़ होंगी। अब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोला जाता है, R2 प्लेन या XY प्लेन क्यों कहते हैं, ये तो समझ में आता है। R2 प्लेन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिस दो डायमेंशंस है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, दो डायमेंशंस है, तो इसलिए R2 प्लेन। अगर ये R3 में होता, यहाँ पर अगर ये x और y के साथ हमारे पास एक z एक्सिस भी होता, ये x ये y और ये z एक्सिस, तो इसको हम R3 प्लेन कहते हैं। और उसको फिर हम इसको XYZ प्लेन कहते हैं। तो ये तो समझ में आता है कि इसको हम XY प्लेन क्यों बोल रहे हैं या R2 प्लेन क्यों बोल रहे हैं, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर वेक्टर्स चैप्टर में हमारे पास R3 प्लेन भी होता है, XYZ प्लेन होता है, लेकिन हम फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर कन्वीनियंस, हम जो भी वेक्टर्स लेंगे वो हम R2 के वेक्टर्स लेंगे, XY प्लेन के वेक्टर्स लेंगे, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स लेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हमारे पास फिर ड्रॉ करना मुश्किल होता है। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोल रहे हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्यों बोल रहे हैं इसको। अब मैं थोड़ा मैथमेटिक्स की तरफ जाऊंगा पीछे। हमने मैथमेटिक्स में हम सेट पढ़ते हैं, तो सेट में हम फिर लेट से मेरे पास एक सेट है, कोई भी लेट से ए कोई सेट है, सेट ए है, उसमें मेरे पास वैल्यूज हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें वैल्यूज हैं 4 5 और 6। अब मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर हम इन दोनों सेट्स के दरमियान पेयर बनाएं, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं, तो ऑर्डर्ड पेयर्स जब हम बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये हमारे पास एक पेयर हो गया 1 4, दूसरा पेयर हो गया 1 5, तीसरा हो गया 1 6, और इसी तरह 2 4 2 5 और 2 6। इसी तरह 3 के लिए भी 3 4 3 5 3 6 हमारे पास पेयर्स बनेंगे, और इनको हम कहते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसी तरह ये सारे 6 के 6 और 3 के लिए भी जो टोटल 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में वैल्यूज लिखी हैं वो एग्जैक्टली ऐसी है जैसे यहाँ पर हमारे पास XY प्लेन में वैल्यूज लिखी जाती है। ऐसा क्यों है, यहाँ पर जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर हम वैल्यूज जो है इनको एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे क्यों लिख रहे हैं, कि पेयर्स के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कोई कनेक्शन है। बिल्कुल, कनेक्शन क्या है कि यहाँ पर इस पूरे XY प्लेन में, अच्छा मैं इसको क्लियर करके सही से ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास XY प्लेन है, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर XY प्लेन में जो भी वैल्यूज होंगी वो एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स से ये वैल्यूज है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इसी तरह यहाँ पर -1 -2, इसी तरह ये नेगेटिव वैल्यूज, और यहाँ पर ये नेगेटिव y वैल्यूज हो जाएंगी। ये अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये जो इंटरसेक्शन है, ये x और y, यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट क्या होगी 1 और 1, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसी तरह ये हमारे पास जो अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 जो हमारे पास है, ये भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसी तरह यहाँ पर 3 3 जो है
एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसी तरह 4 का जो 4 होगा, इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अगर हम 2 1 की बात करें, यहाँ पर ये 2 1 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो ये सारे जो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, ये सारी जो वैल्यूज होंगी, ये सारी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली। इसलिए हम इनको कहते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में है, इसलिए इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अब देखते हैं कि वेक्टर्स को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। CCS Cartesian coordinate system. So representing vectors in CCS, representing vectors in Cartesian coordinate system. तो 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं, उनको हम फॉलो करके एक वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर सकते हैं। तो 4 हमारे पास वो क्या पॉइंट्स हैं? तो ये 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करके हम वेक्टर को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ड्रॉ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद फिर एक सुटेबल स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। अब ये सुटेबल स्केल क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। जब हम वेक्टर बनाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि सुटेबल स्केल का क्या मतलब है। अच्छा, थर्ड वन, ड्रॉ द लाइन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कट लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कि हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन कितनी होगी, कितनी ड्रॉ करनी है, वो उतनी होगी जितना उस मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब वो मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम इस सुटेबल स्केल की मदद से डिसाइड करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट भी सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। तो सुटेबल स्केल जब पता चलेगा कि सुटेबल स्केल क्या है, उसके बाद फिर ये थर्ड पॉइंट भी इजीली समझ में आ जाएगी। अच्छा, फोर्थ वन, पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक बार जब वो लाइन ड्रॉ कर ली डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, उसके बाद फिर जो हम एरो जो है उसके ऊपर दे देंगे, ड्रॉ कर देंगे वेक्टर के ऊपर, तो वो वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा उस डायरेक्शन में। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ये 4 रूल्स को। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है, फोर्स 20 न्यूटन फोर्स है, जो कि एक 30 एंगल पे लग रही है। अभी अल्फा 30 उसका एंगल है, 30 डिग्री पे वो फोर्स लग रही है। अभी 30 डिग्री किसके साथ, विद द एक्स एक्सिस। डिग्री बना रही है विद द एक्स एक्सिस। अब कैसे ड्रॉ करेंगे? तो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ CCS कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। उसके बाद सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल। अब सुटेबल स्केल का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर जब हम XY प्लेन में कोई भी वेक्टर बनाएंगे, तो वो तो हम वेक्टर बनाएंगे तो उसका डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। और लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या है? लेंथ तो हम मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पर तो ये जब हम पेज पे ड्रॉ करेंगे या यहाँ पर बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, तो वो तो हमारे पास मीटर में तो ऑब्वियसली नहीं ड्रॉ करेंगे। मीटर तो फिर अगर हम मीटर सेलेक्ट करें तो वो तो बहुत बड़ी लेंथ होती है, तो इसलिए हम मोस्टली सेंटीमीटर सेलेक्ट करते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि 1 सेंटीमीटर हमारे पास 5 न्यूटन के बराबर है। अब क्योंकि वेक्टर तो हमारे पास न्यूटन है, फोर्स है, वेक्टर तो फोर्स है हमारे पास यहाँ पर, तो फोर्स तो हम इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम एक स्केल को सिलेक्ट करके फोर्स के कुछ मैग्नीट्यूड को किसी सेंटीमीटर के बराबर कर देंगे। कि लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो
5 न्यूटन के बराबर है, करेक्ट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर है, तो ये 20 न्यूटन की फोर्स कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। 20 न्यूटन हमारे पास 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब ड्रॉ कैसे करना है? ये तो पता चल गया कि 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया कि वो अब 4 सेंटीमीटर है। हमने न्यूटन में फोर्स मिली हुई थी, हमने उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब पता चल जाएगा, अब क्योंकि एक लेंथ का यूनिट मिल गया है तो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, वो तो समझ में आ गया। अच्छा, अब थर्ड स्टेप क्या था? ड्रॉ द लाइन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कट द लाइन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। स्केल सिलेक्ट कर लिया, मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट कर लिया उस स्केल के मुताबिक। अभी हमें उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करना है, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है वो हमें यहाँ पर गिवन है। वो एंगल जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो एंगल है 30 न्यूटन 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, कि वो जो फोर्स है वो 30 डिग्री बना रही है विद द एक्स एक्सिस। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर डी लेंगे, डी को यहाँ पर पुट करेंगे विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ डी को पुट करके फिर वहाँ पर देखेंगे कि उस डी में हमारे पास 30 एंगल कहाँ पर आ रहा है, 30 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। मेरे पास तो यहाँ पर वो डी अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारे पास ये 30 डिग्री यहाँ पर कुछ लाइन होगी। तो ये लेट्स से 30 डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन कितनी ड्रॉ करनी है, यहाँ पर मेरे पास स्केल पेन नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर तो मैं ऐसी एक लाइन बना रहा हूँ किसी भी मैग्नीट्यूड की, उसको मैं बोलता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर है। लेकिन आपने क्या करना है, आप जब हम पेज पे लाइन बनाएंगे तो वहाँ पर आप ये एंगल भी सही से डी से लेंगे 30 डिग्री, और जो लाइन ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो हमारे पास ये वेक्टर बन जाएगा, ये 20 न्यूटन का वेक्टर बन जाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर है, या इसको 20 न्यूटन बोलें, ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया 20 न्यूटन का वेक्टर, जिसका एंगल विद द एक्सिस क्या है 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, फोर्थ स्टेप क्या था, पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वो एरो मैंने ऑलरेडी पुट कर दिया है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड स्टेप पे वो मैग्नीट्यूड उस लेंथ की बनाएंगे, उस मैग्नीट्यूड के 4 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल तो 4 सेंटीमीटर की लाइन आपने बनाएंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पर एक एरो ड्रॉ कर देंगे, सिंपल। अच्छा, ये जो 4 स्टेप्स हैं, इनमें से जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो जस्ट जब हम पहला वेक्टर बनाते हैं किसी भी प्लेन में, उसके लिए वो फॉलो होते हैं कि भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए और एक सूटेबल स्केल सेट करें। एक बार जब आपने ऑलरेडी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया और एक सूटेबल स्केल आपने सेलेक्ट कर लिया, तभी जो दूसरा वेक्टर है, अगर दूसरा वेक्टर यहाँ पर 2-3 वेक्टर्स अगर आप बनाना चाहें तो उसके लिए फिर आपको दोबारा से अलग से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही स्केल सेलेक्ट करने की जरूरत है। वो दोनों स्टेप्स आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली वो वेक्टर बनाएंगे, जो भी वेक्टर जो भी आपको गिवन होगा, जो भी डायरेक्शन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई 90 डिग्री पे कोई वेक्टर है 10 न्यूटन का, लेट्स से, तो 10 न्यूटन का वेक्टर कुछ यहाँ पर होगा, तो मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा, और वो एंगल 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर 10 न्यूटन। तो यहाँ पर दूसरा जो वेक्टर बना, तो उसके लिए फर्स्ट 2 स्टेप्स फॉलो नहीं हुआ, जस्ट थर्ड और फोर्थ स्टेप फॉलो हुआ। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये एक्स वाई प्लेन है, अगर इसी तरह R3 में होता, एक्स वाई जी प्लेन में होता, तो उसको हम सिंपली एक्स वाई जी प्लेन बनाकर और फिर जो भी एंगल होता उस हिसाब से वो वेक्टर बनाते। ऐसे भी वेक्टर है, यहाँ पर भी वेक्टर है 15 न्यूटन का।
अच्छा, जब एक्स वाई जी प्लेन में हम वेक्टर बनाते हैं तो वहाँ पर हमें एक एंगल से काम नहीं चलता वहाँ पर। यहाँ पर जैसे एक्स वाई प्लेन में हमें बस विद द एक्स एक्सिस अगर एंगल मिला हुआ है तो वो इनफ है उस वेक्टर को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर फिर हमें दो एंगल्स की जरूरत पड़ती है एटलीस्ट। लेट्स से यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ भी इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा। एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल है, यहाँ पर ये होगा मोस्ट प्रोबेबली 110 डिग्रीज, और ये जी एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। अभी जो इसी तरह ये तीसरा एंगल बना सकता है वाई एक्सिस के साथ। तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं इसको हम अल्फा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अल्फा लिखा है, तो अल्फा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस के साथ एंगल होता है उसको हम बीटा बोलते हैं, और जी एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको हम गैमा बोलते हैं। अल्फा, बीटा और गैमा ये तीन एंगल्स हैं। अल्फा विद द एक्स एक्सिस, बीटा विद द वाई एक्सिस और गैमा विद द जी एक्सिस। अब ये फॉर द कन्वीनियंस है, आप अल्फा जो है वो जी एक्सिस वाले एंगल को भी अल्फा बोल सकते हैं, वाई एक्सिस वाले को भी बोल सकते हैं, लेकिन जो बुक्स में ये जो फॉलो होता है वो ये है एक्चुअली। तो फॉर द कन्वीनियंस हम अल्फा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको लेते हैं, बीटा वाई एक्सिस के साथ, और गैमा जो है वो जी एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको लेते हैं। यहाँ पर इसी तरह 30 डिग्री जो है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो वाई एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली होगा टोटल 90 है, 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस बना रहा है, तो 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस बनाएगा। अच्छा, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम दो स्पेशल वेक्टर्स पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स, और दूसरा हमारे पास होता है नल वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूनिट वेक्टर स्पेशली मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स में तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिट वेक्टर्स देखने को मिलेगा। यूनिट वेक्टर्स क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट हम एक्चुअली 1 के लिए यूज करते हैं, तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास तीन स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं जो हमारे पास इस यूनिट वेक्टर्स के चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होंगे, और आपको वैसे भी बुक में काफ़ी यूज होते हुए दिखेंगे। तो तीन स्पेशल वेक्टर्स कौन से हैं? जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, बल्कि R3 में हम इसको बनाते हैं, एक्स वाई जी प्लेन की बात करते हैं, तो एक्स वाई जी प्लेन में हमारे पास एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो अलोंग द एक्स एक्सिस होता है। ये एक ऐसा वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप। इसी तरह जो वाई एक्सिस के साथ होता है उसको हम एक हमारे पास यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के साथ होता है, इसको हम जे कैप कहते हैं, और ये जो जी एक्सिस के साथ वेक्टर होता है इसको हम के कैप बोलते हैं। तो आई जे के सिंपली अगर हम बोलें तो आई जे के हमारे पास ये तीन स्पेशल वेक्टर्स हैं। आई ऐसा वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है जो आई एक्स एक्सिस के साथ अलोंग होता है, और जे ऐसा वेक्टर है जो वाई एक्सिस के साथ के अलोंग होता है, और के ऐसा यूनिट वेक्टर है जो जी की डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, तीन स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। कैसे एक्चुअली हम बनाते हैं? तो एक्चुअली इनका रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो वो रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है कि लेट्स से हमारे पास कोई ए वेक्टर है,
ए अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, ए का यूनिट वेक्टर वो एक्चुअली ए कैप होगा। हम सिंपली उस वेक्टर के ऊपर कैप दे दें, एक कैप बना लेते हैं, तो वो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि वो एक यूनिट वेक्टर है। इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो ए कैप है। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स को फाइंड कैसे करते हैं? फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर्स कैसे हमें मिलते हैं? तो जब भी हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं, किसी भी वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें मिल जाता है। मतलब वो सेम वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन सेम होगी। लेट्स से हमारे पास जैसे वेक्टर था जो हमने एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर बनाया था 20 न्यूटन वाला, ये जो हमारे पास 20 न्यूटन का वेक्टर है, अब इस 20 न्यूटन को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, 20 न्यूटन है। अब मैग्नीट्यूड का भी अलग फॉर्मूला है, जैसे जहाँ से हम मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, तो वहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करके जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 20 है ना, तो ऐसा हमें एक वेक्टर मिल जाएगा जिसका यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। 1 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। तो वो कहेंगे कि हम इस 20 न्यूटन का जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास ये 1 न्यूटन है, डायरेक्शन सेम होगी, जिस मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है कि लेट हमारे पास ए अगर कोई भी वेक्टर है, तो जो ए कैप है, ए का यूनिट वेक्टर वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम इस ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए और उसके साइड में मॉड्यूलस, हम जब ये मॉड्यूलस ड्रॉ करते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे वहाँ पर भी आपको बताया था। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर्स मालूम करते हैं, इससे ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इस तरीके से हम इनको मालूम करते हैं। अच्छा, अभी मैग्नीट्यूड का भी आपको बता दूं कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअली बल्कि मैग्नीट्यूड हम आगे जाकर पढ़ेंगे, जब हम किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, तब हमें मैग्नीट्यूड का ज़्यादा समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है यूनिट वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर्स हमारे पास स्पेशल है आई जे के। इसी तरह एक और हमारे पास एक वेक्टर होता है एन वेक्टर। वो एन वेक्टर क्या है, हमारे पास लेट से कोई भी सरफेस है, ये हमारे पास कोई भी सरफेस है, तो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है उसको हम कहते हैं कि वो एन वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर। तो एन कैप हमारे पास ये भी एक स्पेशल वेक्टर है, जो किसी भी सरफेस के जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनको ड्रॉ करने के लिए, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हम ये एन वेक्टर से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये एन वेक्टर ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर सरफेसेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है, और ये एन वेक्टर एरिया के लिए भी हमारे पास यूज़ होता है। कभी कभार एरिया को हम, वैसे तो एरिया मोस्टली स्केलर लिया जाता है, लेकिन कभी कभार हम जब एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो एरिया को हम एज अ वेक्टर भी लेते हैं। आगे जाकर आप इंटर में पढ़ेंगे कि इंटर में आप देखेंगे कि एरिया जो है वो अपने एरिया वहाँ पर हम एज अ वेक्टर लेंगे, तो एरिया को भी हम वेक्टर के एज अ वेक्टर लेते हैं, और उसके लिए फिर जब हम यूनिट वेक्टर एरिया का बनाते हैं तो वो भी हमारे पास एन कैप होता है। तो एन कैप भी एक स्पेशल यूनिट वेक्टर है, जो कि इसको हम परपेंडिकुलर वेक्टर बोल रहे हैं या एरिया वेक्टर बोल रहे हैं।
अच्छा आई जे के स्पेशल वेक्टर्स हो गए। इसी तरह ये n हमारे पास एक स्पेशल यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से हमारे पास एक और स्पेशल वेक्टर होता है जो कि हम जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंसेस में भी अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो उसको भी हम वो भी हमारे पास एक स्पेशल वेक्टर है और उसको हम r बोलते हैं कि ये r कैप हमारे पास डिस्टेंसेस के लिए स्पेशल यूनिट वेक्टर है r कैप। आप देखेंगे जो यूनिट सर्कल होता है हमारे पास, यूनिट सर्कल मतलब कि जिसका रेडियस 1 होता है, तो वहां पर भी आप देखेंगे जो रेडियस है उसको भी आप आर कैप से वहां पर लिखेंगे क्योंकि वो ऐसा वेक्टर है। तो रेडियस को भी अगर आप एज अ वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वहां पर वो रेडियस का वेक्टर जो है वो भी आर कैप से ड्रॉ होता है कि वो वहां पर ये आर कैप स्पेशल एज अ डिस्टेंस के लिए स्पेशल यूनिट वेक्टर यूज होता है। यूनिट वेक्टर्स हमारे पास हो गया। अब दूसरा हमारे पास जो टाइप ऑफ वेक्टर है वो हमारे पास है नल वेक्टर। नल वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे यूनिट वेक्टर्स है ऐसे वेक्टर्स कि जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसी तरह हमारे पास नल वेक्टर्स होते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 हो तो उनको हम नल वेक्टर्स बोलते हैं। अब ये 0 वेक्टर्स या नल वेक्टर्स कैसे मिलेंगे? यूनिट वेक्टर्स तो चलो समझ में आता है, उनका फॉर्मूला है कि जब हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर हमें मिल जाता है। लेकिन नल वेक्टर्स कैसे मिलते हैं? जब भी हम किसी भी वेक्टर को उसके नेगेटिव से ऐड कर रहे हैं, जैसे ए हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो ए को जब हम ऐड करेंगे उसके नेगेटिव से तो हमें जो वेक्टर मिलेगा तो वो हमारे पास नल वेक्टर होगा। तो नल वेक्टर को हम प्रेजेंट करते हैं 0 जो है उसके पास 0 या ओ बोल दें, ओ और उसके ऊपर एरो तो वो नल वेक्टर है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। और कैसे मिलता है? जब हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड उसके नेगेटिव से ऐड करते हैं। अब ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ऐड करना किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से, वो कैसे होता है वो फिर हम आगे पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। फिलहाल आप याद करें कि कैसे हमें नल वेक्टर कैसे मिलते हैं। जब हम किसी भी वेक्टर को उसके नेगेटिव से ऐड करते हैं तो हमें नल वेक्टर्स मिलते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।